नमस्कार, मैं कीना आज आप लोगों के लिए पाठ 2 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन लेकर आई हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, जो विभिन्न जनसंचार के माध्यम होते हैं इनके लेखन की जो शैली होती है ये क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जो पत्र पत्रिकाओं में लेखन की अलग अलग शैलियाँ होती हैं, जैसे रेडियो के लिए अलग शैली का इस्तेमाल किया जाएगा, टेलीविज़न के लिए अलग शैली का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। और जैसे आज जो लेखन चल रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में जो लेखन कार्य चल रहा है, इन सब की शैलियाँ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो जैसे पत्र पत्रिका की शैलियाँ अलग होगी, सिनेमा की शैलियाँ अलग होंगी, रेडियो की, समाचार की, साहित्य आदि, ये सब क्या हैं, लेखन के क्षेत्र हैं। और इन सब की शैलियाँ क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने जनसंचार माध्यम लिखा है। ठीक है। जनमानस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जनसंचार के विभिन्न माध्यम हैं। ठीक है। जो जनमानस यानी कि लोगों के द्वारा जो जनसंचार के विभिन्न माध्यम उपयोग में लाए जा रहे हैं वो सब क्या हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले जो जनसंचार का माध्यम आया था वो सबसे पहले क्या आया था, प्रिंट माध्यम आया था, जिसे हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं, जिसके द्वारा सबसे पहले सूचनाएं जो प्राप्त हो रही थी और ज्ञान के लिए, मनोरंजन करने के लिए समाचार पत्रों को छापा गया, पत्र पत्रिकाओं को छापा गया था। ठीक है। तो जो समाचार पत्र पत्रिकाएं थी वो किन लोगों के लिए थी, जो लोग शिक्षित थे, पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है। उसके बाद रेडियो आया, 19वीं सदी में क्या आया आपका, रेडियो जनसंचार का माध्यम आया। अब जो भारतीय थे वो ज़्यादातर क्या थे, अशिक्षित थे। तो जब रेडियो आया तो रेडियो की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लोग क्या है, रेडियो से ज्ञान प्राप्त करने लग गए, मनोरंजन करने लग गए। ठीक है। तो रेडियो क्या होने लग गया, रेडियो से वो सूचनाएं भी प्राप्त करने लग गए। तो जो जनसंचार का पहला माध्यम था प्रिंट माध्यम, वो तो क्या था, लिखित वाला था। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको उससे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता था। फिर रेडियो के बाद टेलीविज़न आया। अब टेलीविज़न में, रेडियो में तो सिर्फ सुनने का माध्यम है, रेडियो पे तो आप सिर्फ सुन सकते हो, लेकिन टेलीविज़न पे सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। तो फिर क्या है, टेलीविज़न की महत्ता बढ़ गई। अब जब टेलीविज़न के बाद क्या आया, आपका इंटरनेट आया। तो इंटरनेट क्या करता है, वो हर सेकंड की घटनाएं, हर सेकंड की सूचनाएं आप तक पहुंचाता है। वो तुरंत आप तक काम करता है, यानी कि उसका डेटा क्या है, अपडेट होता रहता है। तो अब क्या है, इंटरनेट का दौर चला हुआ आ रहा है। तो जो जनसंचार का वर्तमान में जो माध्यम है वो कौन सा है, इंटरनेट माध्यम है। और इंटरनेट माध्यम के द्वारा लोग सूचनाएं तुरंत प्राप्त करते हैं। ठीक है। इन सभी जनसंचार माध्यमों में कुछ ना कुछ कमियां भी रही हैं। ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहला माध्यम है हमारा वो कौन सा है, मुद्रित प्रिंट माध्यम। ठीक है। देखो, अब जो प्रिंट माध्यम यानी कि जो जनसंचार का सबसे पहला माध्यम आया था वो क्या आया था, प्रिंट माध्यम आया था। तो ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना माध्यम यही आया था, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सभी चीज़ें आती थी। ठीक है। तो जो मुद्रण है, जो छपाई का कार्य हुआ, उसका प्रारंभ कहाँ किया गया, चीन में किया गया। यानी कि चीन ने उस चीज़ का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया, मुद्रण का आविष्कार किया। उसके पश्चात जर्मनी के गुटेनबर्ग में पहला छापा खाना खोला गया। छापा खाना का मतलब है कि पहली जो प्रेस खोली गई वो कहाँ खोली गई, जर्मनी के गुटेनबर्ग में खोली गई। ठीक है। और भारत में 1556 ईस्वी में पहला छापा खाना कहाँ खोला गया, आपका गोवा में खोला गया। जो किसने खोला था, मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या करा था, अपनी धार्मिक पुस्तकों को उसमें छापा था। ठीक है। जो आज वर्तमान में जो मुद्रण कार्य किया जाता है, सारा मुद्रण कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। अब जनसंचार के जो भी माध्यम आए, जो भी 4 माध्यम हम आगे पढ़ेंगे, उन चारों माध्यमों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ उनकी विशेषताएं हैं। ठीक है। तो हमें उनमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जनसंचार के मुद्रित माध्यम की विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है। जो क्या है, निम्न है। सबसे पहली चीज़ें हमें, उसकी सबसे पहली विशेषता क्या है कि लिखे हुए शब्द स्थायी होते। आप कोई भी किताब ले लो, 20 साल पुरानी, 50 साल पुरानी किताबें भी अगर आपके घर पर रखी हुई होंगी तो उनके जो शब्द होंगे वो जैसे लिखे हुए थे वो वैसे ही लिखे हुए, उन्हें क्या है, मिटाया नहीं जा सकता। ठीक है। तो वो स्थायी रूप होता है उसका। दूसरा क्या है, इन लिखे हुए शब्दों को हम एक बार नहीं बल्कि अनेक बार पढ़ सकते हैं। जैसे हमने आज किताब पढ़ी, ठीक है, अब हम कल भी किताब को पढ़ सकते हैं। जैसे मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, लिखा हुआ डाल रही हूँ, तो आप इस लिखे हुए को क्या है, बार बार रिपीट कर सकते हो। ठीक है। अपने पेपरों तक आप इसे बार बार पढ़ सकते हो। ठीक है।
तीसरा क्या है, अपनी रुचि और समझ के अनुसार उस स्तर के शब्दों से परिचित हो सकते हो। जिस विषय में आपकी रुचि है, ठीक है, जिन शब्दों में आपकी रुचि है या जिन शब्दों को आप अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उन शब्दों से परिचित हो सकते हो। ठीक है, फिर है उन शब्दों का अध्ययन, चिंतन, मनन किया जा सकता। अब सोचो कि आपने कोई समाचार पत्र पढ़ रहे हो और उसमें कोई शब्द आया, कोई विषय आया, तो आप उस विषय के बारे में सोच सकते हो, चिंतन कर सकते हो, मनन कर सकते हो। लेकिन जो रेडियो टेलीविज़न में आएगा, आप वहाँ पर रुक नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो तो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या है, न्यूज़पेपर में रुक सकते हैं, हम उस विषय पर सोच सकते हैं। अगला है जटिल शब्दों के लिए शब्दकोश का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई कठिन शब्द आया और हमें उसका मतलब नहीं पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी की सहायता ले सकते हैं उसका अर्थ समझने के लिए। लेकिन अगर वही चीज़ें, कोई कठिन शब्द आपका टीवी में आया या रेडियो में आया, तो आप क्या नहीं कर सकते हो, डिक्शनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिंट माध्यम में हम क्या कर सकते हैं, उसके अर्थ को जानने के लिए शब्दकोश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है इसके अतिरिक्त खबर को अपनी रुचि के अनुसार पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। जिसमें हमारी रुचि ज़्यादा है, हम उसको अपनी रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं। जो हमें ज़्यादा पसंद है हम उसे पहले पढ़ सकते हैं, जो हमें कम पसंद है हम उसे बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी मुद्रित सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित भी रखा जा सकता है। यानी कि जो छपी हुई चीज़ें हैं, किताबें हो गई, पत्र पत्रिकाएँ हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, आप उन्हें लंबे समय तक क्या रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है, फिर अब देखिए, हर किसी में कमियां भी होती है। अगर खूबियां हैं तो कमियां भी होंगी ही। ठीक है, तो कमियां क्या हैं प्रिंट माध्यम की? पहली चीज़ तो क्या है, जो अशिक्षित लोग होते हैं ये उनके लिए अनुपयोगी है। अनुपयोगी का मतलब कि उनके इस्तेमाल के लिए नहीं है। जैसे अगर हम अशिक्षित हैं, हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं है, तो हम किताबों को नहीं पढ़ पाएंगे, न्यूज़पेपर, पत्र पत्रिकाओं को हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि समाचार पत्र निश्चित अवधि अर्थात 24 घंटे में एक बार प्रकाशित किया जाता है। जो भी पत्र पत्रिकाएं, अगर दैनिक पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार हो गए आपके दैनिक वाले, तो इनमें क्या है, 24 घंटे के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं उसी की जानकारी उसमें दी जाती है। अगला है, इसमें स्पेस सीमा भी होती है, यानी कि स्थान की भी जगह होती है। ठीक है, यह तुरंत घटित घटना की जानकारी नहीं दे पाता है। यानी कि जो तुरंत घटना, अभी अभी 1-2 मिनट पहले जो घटना घटी है, हम उसे तुरंत नहीं जान पाते हैं। ठीक है, अशुद्धि होने पर सुधार हेतु अगले अंक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अगर छपने में कोई गलती हो गई है, कोई अशुद्धि आ गई है, तो उसके सुधार के लिए हमें अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। जो अगला अंक आएगा समाचार पत्र और पत्रिकाओं का, वो हमें आगे उसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये तो क्या है, इसकी कमियां। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, मैंने इसलिए ये वीडियो उसी हिसाब से बना रही हूँ कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा में मदद करे। ठीक है, अब देखिए, मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहले जब हम मुद्रित माध्यम को लिख रहे हैं तो हमें क्या क्या बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले है, लेखन में भाषा, व्याकरण, शैली, वर्तनी का ध्यान रखना पड़ता है। किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारी शैली क्या है, हमारी जो वर्तनी है, हमें उस पर ध्यान देना होगा, कहीं अशुद्ध वर्तनी का इस्तेमाल ना कर दें हम। ठीक है, प्रचलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो समाज में प्रचलित भाषा है उसी भाषा का आप प्रयोग करोगे। ठीक है, समय सीमा और आवंटित स्थान के अनुशासन का पालन अवश्य करना पड़ता है। जो समय सीमा है, जो आपको जगह स्थान मिला है, बंटा हुआ है, उसके अनुशासन का आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करने का। यानी कि आप उससे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, लेखन व प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों का शोधन करना अनिवार्य होता है। यानी कि जब आप लिख रहे हैं और प्रकाशन, यानी कि लिखने और प्रकाशन के बीच में जितना भी समय आपको मिला है, आप उसमें क्या करेंगे, अपनी गलतियों और अशुद्धियों का शोधन करेंगे, यानी कि उन्हें सही करेंगे। ठीक है, लेखन में सहज प्रभाव के लिए तारतम्यता बनाए रखनी चाहिए। अब हमारा क्या आया, रेडियो। अब हमारा जो दूसरा जनसंचार माध्यम है वो कौन सा है, रेडियो जनसंचार माध्यम है। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जो रेडियो जनसंचार माध्यम है ये सबसे पहले श्रव्य माध्यम है, यानी कि सुनने का माध्यम है, जिसकी ध्वनि और शब्द और स्वर ही क्या होते हैं, इसमें प्रमुख होते हैं। यानी कि ध्वनि, शब्द और जो स्वर हैं निकल रहे हैं, वो शब्द ही, वही सब क्या है, इसमें प्रमुख है। उसी के द्वारा हमें सूचनाएं, ज्ञान, मनोरंजन सब कुछ हमें उसी से मिलता है। ठीक है, रेडियो जो होता है वो मुख्य रूप से एक रेखीय माध्यम है, यानी कि उसमें एक तरफ से सूचनाएं कंटिन्यूसली में चलती रहती हैं। ठीक है,
रेडियो समाचार की संरचना समाचार पत्रों तथा टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। यानी कि रेडियो पे जो समाचार आता है उसकी जो संरचना है वो समाचार पत्रों और टीवी पर जो समाचार आते हैं वो क्या है उसी की शैली के आधार पर होती है। तो जो उल्टा पिरामिड शैली है, समाचार पत्रों की जो शैली है वो क्या है, उल्टा पिरामिड शैली है। रेडियो समाचार भी किस में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो खबर होती है वो सबसे ऊपर रखी जाती है और उसके बाद घटते क्रम की जो महत्वपूर्ण घटना होती है वो दूसरे क्रम में लिखी जाती है, यानी कि पैराग्राफ में लिखी जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखते हो ना, कहानी में क्या होता है कि क्लाइमेक्स सबसे अंत में रखा जाता है जो कहानियाँ होती है। तो कहानियाँ क्या करती है, जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। ठीक है, और समाचार जो है ना वो क्या करते हैं, रेडियो पे भी अगर समाचार हम देख रहे हैं तो हम उसमें अपनी जिज्ञासा को बनाए नहीं रखेंगे बल्कि हम उसमें सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, जो क्लाइमेक्स वाली चीज़ें होती है वो समाचार में सबसे ऊपर रखी जाती है। ठीक है, तो जो आपको समझ में आ गया, रेडियो का जो वो समाचार की शैली है वो क्या है, उल्टा पिरामिड शैली है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले पैराग्राफ में लिखे जाते हैं, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में लिखे जाते हैं और फिर तीसरे पैराग्राफ में क्या किया जाता है, उस समाचार का समापन किया जाता है। तो यानी कि रेडियो पर जो समाचार आता है वो क्या है, 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले आएगा आपका इंट्रो। ठीक है, यह समाचार का मुख्य भाग होता है। जो इंट्रो होता है वो समाचार का क्या होता है, मुख्य भाग होता है, सबसे पहला पैराग्राफ होता है और उसमें क्या है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो उसमें रखी जाती हैं। ठीक है, घटना क्या हुई, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, इन सब प्रश्नों का जवाब क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इंट्रो कहा जाता है। फिर है दूसरा है बॉडी। घटते हुए क्रम में खबर को विस्तार से लिखा जाता है, यानी कि जो हमने महत्वपूर्ण ऊपर लिखी उसके बाद घटते हुए क्रम में खबर को जो हम क्या करेंगे, विस्तार लिखेंगे, किसमें, बॉडी में। ठीक है, यानी कि हम उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे, किसका, घटना का ब्यौरा पूरी तरीके से हम किस में प्रस्तुत करेंगे, बॉडी में करेंगे। तीसरा हमारा समापन। समापन अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर, अगर हमारा जो समापन है वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हमारे समाचार में स्पेस कम पड़ रहा है, अगर हमें 15 मिनट की न्यूज़ बोलनी है तो अगर हमें लग रहा है कि 15 मिनट तो हमारा इंट्रो और बॉडी में ही चला गया, तो हम समापन को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अगर प्रश्न आएगा आपका कि रेडियो माध्यम तथा रेडियो समाचार की संरचना बताइए या रेडियो को बताइए, रेडियो समाचार क्या है उसके बारे में लिखिए, तो आप ये सब चीज़ें उसमें लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या आ सकता है कि रेडियो समाचार लेखन की बुनियादी बातें, जो रेडियो समाचार लेखन है उसकी बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि अगर जो लेखन की समाचार लेखन है, जो रेडियो पर समाचार लेखन है, क्योंकि आपको पता होगा कि समाचार लिखने वाला व्यक्ति दूसरा होता है और पढ़ने वाला व्यक्ति दूसरा होता है। ठीक है, तो लिखने वाले को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो उसको साफ सुथरी टाइप की हुई कॉपी होनी चाहिए और ट्रिपल स्पेस में टाइप करनी होती है और दोनों तरफ उन्हें हाशिए छोड़ने होते हैं, यानी कि जगहें छोड़नी होती हैं। ठीक है, फिर है कि एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों से अधिक नहीं हो सकते, नहीं होने चाहिए, 12 से 13 शब्द ही एक पंक्ति में होने चाहिए। पंक्ति के अंत में विभाजित शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्द जिनका क्या है, जो विभाजित होते हों, बांटे जा सकते हो, जो शब्द के हैं 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है हमें अंत में। ठीक है, तीसरा है समाचार कॉपी में जटिल एवं संक्षिप्त आकार का प्रयोग ना करें। जो हम करते हैं ना वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। क्या, एक तो बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है और बहुत ज़्यादा संक्षिप्त आकार का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, लंबे अंकों को तथा दिनांक को शब्दों में लिखा जाना चाहिए। अगर आप लिख रहे 1,20,525 तो जो पढ़ने वाला है हो सकता है फ्लो में वो उन अंकों को गलत पढ़ ले, तो इसलिए क्या करना होता है, सभी अंकों को शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, अगर आपने दिनांक डाल दी 25/9/2026 तो 9 का महीना अगर उन्हें ध्यान नहीं आया एकदम से कि सितंबर 9वां महीना है और उन्हें अगस्त पढ़ लिया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, दिनांक और लंबे अंकों को शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, अगली चीज़ है कि जो हम लिखते हैं ना, निम्नलिखित क्रमांक, अधो हस्ताक्षरित, किंतु, लेकिन, उपयुक्त, पूर्व,
ऐसे शब्दों का वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन हो गए, किंतु, परंतु, ठीक है, इन सभी शब्दों का क्या नहीं किया जाता, इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाता, क्योंकि समाचार में किसी में भी नहीं किया जाता, चाहे जो आपका न्यूज़पेपर हो, चाहे रेडियो समाचार हो, चाहे टेलीविज़न समाचार हो, उनमें इन बातों का हमें क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है कि ये सारी चीज़ें उसमें नहीं आती है। अगली चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी होती है कि वर्तनी पर हमें विशेष ध्यान देना होता है कि जो हमारे शब्द हैं वो शुद्ध होने चाहिए। अगर हम अशुद्ध शब्दों का इस्तेमाल करेंगे बोलते समय तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे वो क्या कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें। अगर हम रेडियो समाचार सुन रहे हैं, अगर हम उत्तराखंड में रहने वाले लोग हैं और हम मराठी भाषा में अगर रेडियो समाचार आ रहा है तो वो हमें समझ नहीं आएगा, तो हमारे यहाँ का जो समाचार आएगा वो किस में आएगा, हिंदी में आएगा, तो वो हमें आसानी से समझ आएगा। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि रेडियो पर जो भी समाचार आएगा वो किस में होना